नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक ऐसी क्लास जिसमें हम कुछ उन महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं बल्कि करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, आईआर के लिहाज से भी सभी जगह इनका महत्व है। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस आज हम लोग ले रहे हैं, आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। करीब 15-18 स्लाइड्स हमने ली है और इसमें मैंने काम किया है कि इन संगठनों का जो बेसिक संदर्भ होता है, यानी कि इनकी जो स्थापना है, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो इतिहास होता है, इनकी जो मेंबरशिप है, उस पर तो हमने बात करी है। साथ ही साथ इनका हाल-फिलहाल का जो परिदृश्य है 2025 और 2026 का, उस पर भी हम लोगों ने यहाँ पॉइंट्स लिए हैं ताकि करंट अफेयर के लिहाज से आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से आ जाए, दोनों ही जगह ये ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित आज की क्लास बड़े काम की होगी। ठीक है? तो पूरा देखिएगा, आग्रह है आप सभी से। 5 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ले रहे हैं, G7 है, G20 है, ब्रिक्स हमने लिया है, नाटो है और एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, अत्यधिक चर्चित रहते हैं ये। सबसे पहले G7 को हम लोग ले लेते हैं। विकसित राष्ट्रों का संगठन रहा है। वैसे तो अब क्या है कि दुनिया जिस प्रकार से बहुध्रुवीय प्रकार की हो रही है, उसमें विकसित, विकासशील राष्ट्रों की जो परिभाषाएँ हैं, संगठनों के जो परंपरागत स्वरूप है, उनमें काफ़ी अधिक बदलाव आ रहा है। बहुत सारे संगठनों में उन राष्ट्रों को आमंत्रित किया जाना एक आम बात हो गई, जो उन संगठनों के प्रत्यक्ष रूप से मेंबर नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद संगठन का एक मूल मंत्र होता है, उसका एक मूल मंतव्य होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि जब इन संगठनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब दुनिया अलग प्रकार की थी, तब उद्देश्य कुछ अलग प्रकार के रखे गए थे। जैसे-जैसे दुनिया में बदलाव आया है, वैसे-वैसे इन संगठनों के जो उद्देश्य हैं, इनकी जो कार्यसूची होती है, इनके जो घोषणा पत्र होते हैं, हर शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जब इनका घोषणा पत्र जारी होता है, तो उसमें बहुत सारे नए प्रकार के जो विषय हैं जुड़ जाते हैं, खासकर कोविड के बाद जैसे महामारियों से मुकाबला करना है या आपदा प्रबंधन की बात करनी है या अभी जो युद्ध वगैरह देखे जाते हैं, तो उस समय ग्लोबल सप्लाई चेन को ठीक करना या आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, ये ऐसी व्यवस्थाएँ या वैश्विक आर्थिक स्थिरता का संदर्भ है या फिर जो ग्लोबल साउथ है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, ऐसे कई सारे नए मुद्दे जो हैं इन संगठनों में आजकल जुड़ने लगे हैं, ठीक है? तो हम देख लेते हैं फटाफट से। G7 जो है, सबसे पहले हमने लेटेस्ट लिया है इसका कि 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है, वो जून 2025 में अभी आयोजित हुआ था, ठीक है? जून 2025 यानी कि अ, लगभग-लगभग 1 साल हो गया है। अब 2026 में इसका 52वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा और कनाडा में आयोजित हुआ था। तो मान लीजिए आपसे जगह पूछ ली जाए कि भई कहाँ पर ये आयोजित हुआ, ठीक है? तो उसको थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। वर्ष 2002 में भी G8 शिखर सम्मेलन, एक्चुअली G8 उस संदर्भ में था जब रशिया भी इसका मेंबर था, लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में पहले जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया 2014 में रशिया ने, और अभी तो 2022 से उसने यूक्रेन पे हमला कर रखा है, तो 2014 में जब उसने क्रीमिया का अधिग्रहण अधिग्रहण किया था, तब G7 से जो G8 हो चुका था उसको निष्कासित कर दिया गया था, है ना? तो उस समय जब बात हो रही है 2002 की, तब ये G8 हो चुका था। तो ध्यान रखिए, G7, G8 दोनों एक ही संदर्भ है। G8 होगा तो रशिया उसमें शामिल था, जब रशिया को निष्कासित कर दिया G7 हो गया। तो कनाडा में दूसरी बार यहाँ पर हुआ है। कनाडा द्वारा वर्ष 2026 में अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की जाएगी। तो 3 संदर्भ याद रख लीजिए, 2025 में कनाडा में, दूसरी बार कनाडा ने, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है 2026 में फ्रांस के द्वारा इसकी अध्यक्षता होगी। तथ्यात्मक क्वेश्चन है, रटने पड़ेंगे। कनाडा ने इससे पूर्व 6 बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ठीक है? अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु था लगा मुझे। 2024 का भी एक ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए थोड़ा-सा और पुराना देना चाहें पेपर बनाने वाले, तो 2024 में ये इटली में आयोजित किया गया था। अब होने को तो देखिए हर शिखर सम्मेलन का स्थान महत्वपूर्ण है, हर शिखर सम्मेलन दिया जा सकता है, लेकिन इतने सारे तो याद नहीं कर पाएँगे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने होते हैं और जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ तो वैसे भी क्वेश्चन सही करना और क्वेश्चन छोड़ना, इन दोनों के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन, इन दोनों के मध्य बहुत महत्वपूर्ण चयन जो है, वो आपका स्थापित होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब से G7 बना, तब से लेकर हर वर्ष कोई ना कोई शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो अब वो पेपर बनाने वाले का मूड है, मान लीजिए वो चार्ट सुमेलित करने में दे दे कि और पुराने-पुराने सम्मेलन पूछ ले। इतने सारे सम्मेलन तो कैसे याद होंगे? संभव नहीं है। फिर भी हम 2025 का, 2026 का जो लेटेस्ट है, वो सम्मेलन देख लें। 1 वर्ष पहले का 2024 का भी हमने देख लिया। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए, तथ्य है। उद्देश्य, एजेंडा इसका क्या रहा? समुदायों को अधिक संरक्षित करके और विश्व को अधिक सुरक्षित बनाकर मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना। ये बिल्कुल बहुत सामान्य बात है कि विश्व की सुरक्षा का मुद्दा इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं, जिस प्रकार के तनाव पूरे विश्व में और साथ ही आर्थिक संकट दिखाई दे रहे हैं, तो यही चीज़ है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा एक एनर्जी सिक्योरिटी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। तेल है, प्राकृतिक गैस है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। इन सबको लेकर एनर्जी सिक्योरिटी की बात इन दोनों हर सम्मेलनों के मंच पर हुआ करती है।
डिजिटल परिवर्तन निश्चित रूप से डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं हम लोग और अब तो आप ये समझिए कि जो भी अब सम्मेलन होंगे ना, तय मानिए और मैं जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित होगी कि अब जो भी सम्मेलन होंगे उनके घोषणा पत्रों में एआई जो इनोवेशन है, तकनीकी जो नवाचार है, उसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो संदर्भ है, अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुआ करेंगी। क्योंकि जैसे-जैसे कोई चीज़ पूरी दुनिया में घटित होती है, उसका संबंध जो है उन देशों की मीटिंग्स में आता ही आता है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र, उन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है, तो पूरी दुनिया की उस पर निगाहें होती है और साथ ही पूरी दुनिया के जो देश हैं, वो देश, उन देशों की सरकारें फिर अपनी जब नीतियों का निर्माण करती है ना, तो उन उद्देश्यों को, उन एजेंडे के कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए करती हैं, ठीक है? भविष्य की साझेदारियों को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट बिंदु चलते हैं हम लोग। जी7 के नेताओं ने 6 संयुक्त वक्तव्यों पर सहमति व्यक्त की है। ये देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले। एक तो महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखना, है ना? ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि जैसे क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इस समय रेयर अर्थ मिनरल को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस भी राष्ट्र के पास इसका भंडारण होगा, जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल का बहुत बड़ा भंडार प्रस्तुत हो गया है। तो पूरी दुनिया का स्वरूप या दुनिया की जो क्षमताएँ हैं, आर्थिक क्षमताएँ, एनर्जी सिक्योरिटी, सैन्य क्षमताओं का वो नियंत्रण कर लेगा। सेमीकंडक्टर की इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में बात होती है, ताइवान का संदर्भ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में भी हम सेमीकंडक्टर को लेकर जो उसकी चिप होती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है डिजिटल, हर चीज़ तकनीकी व्यवस्था होती जा रही है, हमारी घरेलू ज़रूरतों से लेकर के हमारी कार्यालय की ज़रूरतों तक या हमारे जो है आर्थिक ज़रूरतों तक, हमारी सैन्य ज़रूरतों तक, ये सुरक्षा ज़रूरतों तक, एनर्जी सिक्योरिटी तक लेकर सारी चीज़ें जो है उसमें सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होने लगा है। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जो खनिज आपूर्ति श्रृंखला है उनको सुरक्षित करना, ताकि किसी एक ही राष्ट्र का उस पर एकाधिकार या आधिपत्य ना बने। सेकंड है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सुरक्षित, जिम्मेदार और भरोसेमंद एआई को अपनाना है। देखिए एआई आ ही गया। मैंने जो बात करी, खैर ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने कही इसलिए आ गई, ये मुझे ध्यान होना चाहिए और आप सबको भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही संदर्भ चल रहा है। हम सब अपने पढ़ने में, पढ़ाने में, अपने जो है नोट्स बनाने में, इवन अपनी तैयारी करने में, कोई चीज़ को जल्दी फास्ट कैलकुलेट करने में एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, शुरू कर दिया है। हम सभी ने एआई का इस्तेमाल करना कम ज़्यादा शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा निर्भर उस पर ना बने, लेकिन तकनीक जो होती है उसको एक सहयोग के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सुरक्षित, जिम्मेदार और भरोसेमंद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अपनाना, वर्तमान और भविष्य में एआई को सशक्त बनाना और डिजिटल विभाजन को समाप्त करना। डिजिटल विभाजन एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ आता है। इसका मतलब इस बात से होता है कि कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहां अभी भी तकनीकी विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाया है। जैसे हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हो सकता है कि इस जगह 2G प्रौद्योगिकी भी पर्याप्त मात्रा में ना आ रही हो। जैसे कभी-कभी जब दुनिया में संघर्ष चलता है कुछ देशों में, तो वहाँ इंटरनेट ठप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक डिजिटल विभाजन हो गया। वो राष्ट्र जो इंटरनेट का लगातार हाई स्पीड इंटरनेट का, वाई-फाई का यूज़ कर रहे हैं, 5 जीबी तक पहुँच रहे हैं या फिर सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो देश जहाँ इंटरनेट बंद हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवीज़न, डिजिटल विभाजन हो जाता है। और चूँकि सारी दुनिया ही डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रही है, आपका जो आर्थिक विषय है, आपकी जो ई-कॉमर्स है, खान-पान से लेकर के, टैक्सी बुक करने से लेकर बैंकिंग के यूपीआई पेमेंट के सिस्टम तक, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों में इसमें जो है हम जानते हैं कि सारी चीज़ें इस समय डिजिटल हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि किसी देश में इंटरनेट बंद है या इंटरनेट की वो स्पीड नहीं मिल रही है या इंटरनेट के केबल्स जो हैं काट दी गई हैं मान लीजिए के संकट में, तो वो जो डिजिटल विभाजन प्रस्तुत होगा, उन संसाधनों तक पहुँच जो है वो सुनिश्चित नहीं होगी। तो इससे निश्चित रूप से एक डिजिटल असमानता बढ़ेगी। तो उसको दूर करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बहुत अच्छे बिंदु हैं ये, याद रखिए। और फिर अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड। और दुनिया भर में बढ़ रही जंगली आग की घटनाओं को, हाँ, जंगल में आग, वाइल्ड फायर जिसको बोलते हैं, दुनिया भर में अभी कुछ वर्ष पहले अमेरिका में हमने देखा था बहुत भीषण, जिस समय बिल्कुल अमेरिका के पॉश एरिया वो जो था और वहां पर इस प्रकार की वाइल्ड फायर की घटनाएं दुनिया भर में स्थितियां देखी जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर हो सकता है, वो मानव जनित जो कृत्य होते हैं उनका असर हो सकता है, और उसमें बहुत सारी जो वन संपदा है वो नष्ट हो जाती है, मानव जीवन को जो है नुकसान पहुंचता है, संसाधनों को उसमें क्षति होती है। तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं ना, किस प्रकार से जागृति और किस प्रकार से संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे बिंदुओं पर भी विश्व स्तर पर सोचा जा रहा है ना, उनका सामना करने और उनसे उबरने के बहुपक्षीय प्रयास करना, मल्टीलेटरल प्रयास किए जाए। किसी एक राष्ट्र के बलबूते की बात नहीं है, उसकी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, तो पूरी विश्व इसके लिए प्रयास करे। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना और राज्य संप्रभुता के मूल सिद्धांत की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय दमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी हस्तक्षेप का लगातार मुकाबला करना। इस समय एक चीज ये भी आती है कि स्टेट सॉवरेंटी को बहुत सारे जो अधिराष्ट्रीय जो कर्ता होते हैं या बहुत सारे गैर राज्यकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं दबाव का सामना करना पड़ता है। तो स्टेट की सॉवरेंटी, उसकी जो अखंडता, उसको सुनिश्चित किया जाए और विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय दमन है उन दमन की निंदा की जाए, चाहे शरणार्थियों का संदर्भ हो, चाहे मानवाधिकारों का संदर्भ हो।
फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों को नष्ट करके प्रवासी तस्करी का मुकाबला करना है ना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा मैक्सिको वगैरह में ड्रग कार्टेल जो है वो पकड़े गए और बहुत कुख्यात प्रकार के अपराधी जो थे उनको मारा गया और बिल्कुल एक क्लीनिंग अभियान जो है उनका चलाया गया। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वो चीज छाई रही, क्योंकि देखिए संगठित अपराध जो है, ड्रग्स है उसमें, मादक पदार्थों की तस्करी है, बच्चों की तस्करी है उसमें, विभिन्न प्रकार के जो हथियारों की तस्करी है, अवैध या जाली मुद्रा का चलन होता है, सब संगठित अपराधों की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करता है, सुरक्षा को, स्थिरता को, विकास को, समावेशन को, गतिशीलता को, सशक्तिकरण को, आर्थिक संदर्भों को, सभी को ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो दुनिया भर के राष्ट्र इस पर मिले हैं, बैंकों के द्वारा नीतियां बनाई जाए, खुफिया एजेंसियों के द्वारा नीतियां बनाई जाए, इंटीग्रेटेड ग्रिड इसके लिए बनाया जाए, नेटवर्क ऐसे बनाए जाए जिसके माध्यम से अगर कहीं भी ऐसी स्थिति हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, अगर अच्छी चीजें जुड़ी है तो बुरी चीजें भी तो जुड़ी है ना। अगर एक देश में अपराध की गतिविधियां रोकी नहीं जा रही है तो ग्लोबलाइजेशन के कारण वो पूरी दुनिया में जो है अपना प्रसार कर रहे हैं, तो उससे किसी भी राष्ट्र को फायदा नहीं होने का। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा ये जो वक्तव्य है, इन पर सहमति व्यक्त की है। तो देखिए फटाफट से 20-25 मिनट में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि इन सारे बिंदुओं पे जो भी मैं समझा रहा हूं उसको पूरा पूरा आपको ध्यान देना चाहिए। तथ्य भी है और विश्लेषण भी है। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम G7 के मेंबर नहीं है, क्योंकि तो विकसित राष्ट्रों के संगठन के रूप में प्रस्तुत हुआ है ना, और हम इसके मेंबर नहीं है। बावजूद उसके हमें जो है लगातार आमंत्रित किया रहा है, क्योंकि हम एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में हम लोग शामिल हैं, ग्लोबल साउथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी सैन्य क्षमता हमारे पास, एक बड़ा आर्थिक बाजार हमारे पास है, बहुत दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं उनमें हमारे जो प्रवासी हैं, उन राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि, उनमें इनोवेशन में हम लोग बहुत मदद करते हैं। चाहे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हों, चाहे हमारे जो है आर्किटेक्ट हमारे काम कर रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग काम कर रहे हो, चाहे रिफाइनरीज में हमारे लोग काम कर रहे हो, दुनिया भर में जो है भारतीय फैले हुए हैं जो वहां कार्य कर रहे हैं। तो भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं G7 जैसे कंट्रीज भी, है ना। तो हालांकि भारत जी समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले 6 वर्षों से इसे हर साल वैश्विक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। और कुल मिलाकर 12 बार इसे एक संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के सम्मेलन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, ये थीम होती है हर सम्मेलन की, हर सेशन की थीम होती है। उस पर उन्होंने एक सत्र को संबोधित किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को उपलब्धता, सुगमता, सामर्थ्य और स्वीकार्यता, 4A थियरी है ना, ये ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए ऐसा चीजें पूछ लेते हैं कि हम क्या करें कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो उपलब्धता हो, सरलता से उपलब्ध हो, सामर्थ्य, सबकी सामर्थ्यों में उसको विकसित किया जाए और उसको एक्सेप्टेंस मिले। आज भी देखते हैं कि जब भी एनर्जी की बात होती है तो कोयला आधारित जो ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन जो है, उसकी तरफ ही लोगों का ज्यादा ध्यान है। गैर जीवाश्म जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसकी तरफ लोगों का कम ध्यान है ना। तो उसके तरफ जो है दुनिया को मोल्ड किया जाए, परिवर्तित किया जाए। हाँ, तो ये हरित विकास जो है, समावेशी विकास के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो इस सम्मेलन में भारत के द्वारा ये भी बताया गया है कि हमने जो ग्रीन जो एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, समावेशी जो ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, कोप का सम्मेलन जो 2015 का है, कोप 21, लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण साकार है। पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे आईआर के अंतर्गत आता है ये, है ना, और राजनीतिक सिद्धांत में भी आता है। इस पर भी एक अलग से क्लास 10-15 मिनट की, 20 मिनट की लूंगा मैं। कुछ सम्मेलनों की इसमें चर्चा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा उसमें, क्वेश्चन सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो फ्रांस के साथ मिलकर हमने बनाया है, CDRI है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, मिशन लाइफ है, इसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं ना, एक मिशन लाइफ की चर्चा। तो ध्यान रखें, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, ये भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक धरती, एक सूर्य, एक जो ग्रिड है, इसका जो संदर्भ है उसकी चर्चा हमारे द्वारा अक्सर की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर भारत ने ग्लोबल साउथ के हितों को, जो वैश्विक दक्षिण है उसके हितों को वैश्विक मंच पर उठाने की जिम्मेदारी जताई और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, बिना दोहरे मापदंड के सख्त वैश्विक कार्रवाई की हमने मांग की है। वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि तो हम हैं ही, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैश्विक दक्षिण का जो संदर्भ है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। फिर अ, हाँ, नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एआई को नवाचार का साधन बताते हुए इसकी ऊर्जा खपत, हरित तकनीक, वैश्विक एआई गवर्नेंस और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन की महत्ता पर जोर दिया। फिर टिकाऊ और तकनीक आधारित भविष्य के लिए देशों के मध्य सहयोग, लोगों और पृथ्वी को केंद्र में रखकर विकास और जिम्मेदार एआई के उपयोग पर बल दिया गया। यूरोपीय के आयोग के अध्यक्ष को पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय था ये G7 का। एक पेज और है इसका, इसमें हमने लिखा है कि ये दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा का एक अनौपचारिक मंच रहा है।
और यूरोपीय संघ एक गैर सूचीबद्ध सदस्य के रूप में इसमें भाग लेता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। 1973 का जो तेल संकट क्रिएट हुआ था मिडिल ईस्ट से, है ना? और ओपेक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही थी। तो तेल संकट जब प्रस्तुत हुआ और उसके बाद जो है वैश्विक उथल-पुथल जब चल रही थी, शीत युद्ध में देतांत का दौर चल रहा था, तब कुछ राष्ट्रों ने इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ऐसे संगठन का गठन किया, जी7 का। 1975 में इसे जी6 के रूप में गठित किया गया था ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये परंपरागत इसका उदाहरण है, रट लीजिएगा इस लाइन को। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, इटली। तो हम देख रहे हैं ये यूरोप से आ गए थे ये राष्ट्र, ये एशिया से आ गया और ये अमेरिका, ठीक है। फिर 1976 में उसमें कनाडा भी शामिल हो गया तो जी7 बन गया। तो गठन तो 75 में हुआ, ठीक है। और उस समय 6 राष्ट्र इसमें शामिल हुए, यूरोप, एशिया और अमेरिका। और उसके बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया 76 में, तब ये जी7 बन गया। 2025 में जी7 की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में 2025 में निम्न में से किस संगठन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, है ना? तो हमको ध्यान रखना होगा। ये फैक्चुअल पार्ट है ना, कंसेप्चुअल पार्ट हमने समझा पिछली स्लाइड्स में, ये फैक्चुअल पार्ट है, रटना पड़ेगा। रशिया के शामिल होने के बाद सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, क्योंकि 91 तक तो सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद तीव्र थे शीत युद्ध के दिनों में। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, रशिया उसका उत्तराधिकारी बना और फिर विस्तार होने लगा। तो 97 में रशिया इसमें शामिल हुआ तो जी8 बन गया। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया के विलय का प्रश्न आया, यूक्रेन का जो संदर्भ है, यूक्रेन का संदर्भ तो 2022 से है, उसकी राजधानी क्रीमिया के अधिग्रहण का मामला जो 2014 में प्रस्तुत हुआ था, तब रूस के निष्कासन के बाद 2014 में फिर से ये जी7 में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जी7 का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है जी20। इसमें भारत भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है और हमने अभी 2 वर्ष पहले जी20 का जो शिखर सम्मेलन है वो भी भारत में आयोजित हुआ। लगभग 1 साल तक पूरी इसकी प्रोसेस चली, अलग-अलग शहरों में उसके सम्मेलन होते रहे, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन, सांस्कृतिक जो पहल है, और उसके बाद नई दिल्ली में उसका समापन जो सत्र है, घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ और भारत की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां जी20 के सम्मेलन में रही। हालांकि वो चूंकि 2 वर्ष पुराना बात हो गई है, तो अब करंट अफेयर के लिहाज से उसका महत्व थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की चीज है। तो जी20 का एक तो इतिहास, उसकी जो स्थापना है वो हम देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं, और वर्तमान 2025 और 2026, अब 2026 में जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो 2026 तक इसकी क्या स्थिति है, इसका हम संदर्भ ले लेते हैं। तो वर्ष 2025 का 20वां जी20 समिट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में इसका 18वां सम्मेलन जब आयोजित हुआ, तब हमारी ही पहल पर दक्षिण अफ्रीका को जो है ग्लोबल साउथ के एक महत्वपूर्ण जो है प्रतिनिधि के भी रूप में, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में हमारी ही पहल पर जी20 का इसको मेंबर बनाया गया था, है ना? तो 19 तो इसमें राष्ट्र हैं, एक यूरोपियन यूनियन और अब इसमें एक अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया पूरा। तो वहां दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मतलब जो है ये जी20 का समिट आयोजित हुआ। ये इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। याद रखिएगा, इस समिट ने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा है। जी20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने में सफलता हासिल हुई है। इसमें क्या-क्या कहा गया? जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण की बात हमेशा होगी, बहुपक्षीय सुधार, राष्ट्रों के मध्य जितने भी संबंध हैं, जितने प्रकार के कोर एरियाज हैं, और न्याय संगत वैश्विक शासन पर, यानी विकसित विकासशील राष्ट्रों का जो मतभेद है, उन मतभेदों को कम किया जाए, असमानता आधारित जो चीजें हैं, उनको कमतर किया जाए। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिया है इसके बारे में अलग से, स्पिरिट ऑफ उम्बटू, साझी जिम्मेदारी, पारस्परिक जुड़ाव पर जोर देते हुए संघर्ष, असमानता और मानवीय संकट से निपटने के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान किया गया। इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में हमने लेने का प्रयास किया है कि स्पिरिट ऑफ उम्बटू क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दें, या क्वेश्चन दे दें इनमें से किस संगठन के घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है ना। पेपर कठिन बनता है तो किसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है। फिर यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग, हाँ, ये हमको ध्यान रखना है कि पिछले लगातार 1 दशक से ज्यादा समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लगातार चल रही है, क्योंकि माना गया है कि सुरक्षा परिषद जो है उसमें महाशक्तियों का हस्तक्षेप ज्यादा है। फिर वीटो का जो पावर है उसकी वजह से वो एक ऐसी संस्था के रूप में कन्वर्ट हो गया कि जहां महाशक्तियां जो है अपने हितों को विश्व हितों की तुलना में प्राथमिकता में रखती हैं। अलोकतांत्रिक प्रकार का आचरण हो जाता है ना, कि 4 राष्ट्र जो है उनके मतों को अकेला एक राष्ट्र का मत जो है वो विफल कर देता है। तो ये डेमोक्रेटिक पद्धति नहीं है। तो सुरक्षा परिषद का विस्तार को लेकर वर्षों से बात चल रही है, वैसे 2 दशक हो गए। कोफी अन्नन साहब ने 2005 में प्रस्ताव दिया था कि भाई इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 24 कर दी जाए, है ना? 15 उसमें मेंबर वर्तमान में है, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। तो उन्होंने कहा साहब इसमें 9 सदस्य और जोड़कर 24 तक बढ़ाया जाए। वीटो को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसके सुधार की मांग चल रही है, ताकि समकालीन भू राजनीति को दर्शाते हुए अफ्रीका, एशिया, प्रशांत और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। क्योंकि माना गया कि 45 में जब इसकी स्थापना हुई तब से लेकर और 2026 तक, पिछले ये 75-80 सालों में पूरी दुनिया का जो ढांचा है, भू राजनीतिक ढांचा, वो बिल्कुल बदल गया है, बदलाव हो गया उसमें। दुनिया भर में कहा तो 45 में 51 राष्ट्र केवल जो है यूएन के मेंबर थे, आज 193 राष्ट्र उसके मेंबर हैं। तो 4 गुना मेंबरशिप हो गई है, तो फिर क्यों ना सुरक्षा परिषद की जो संस्था है उसमें भी कम से कम 2 गुनी या 3 गुनी या 4 गुनी वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है।
सभी प्रकार के आतंकवाद की बिना शर्त निंदा, ये भारत के नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आतंकवाद को लेकर सदा बिल्कुल एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण जो है कार्रवाई करने का समर्थक रहा है। भारत का कहना है कि भाई आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जाए। आतंकवाद अपने आप में एक बुरा विषय है और इसकी निंदा की जाए, इसके लिए राष्ट्रों को जो आपस में जुड़ाव रखने की जरूरत है। ठीक है। फिर बिलियंस टू ट्रिलियन स्तर तक जलवायु वित्त को बढ़ाने और पेरिस समझौते के तहत न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण लागू करने पर सहमति। महिला सशक्तिकरण, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें बात हुई है। फिर मिशन 300 वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की पहल है 2030 तक उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अफ्रीका को लेकर एक बड़ी विकट स्थिति रही है कि वहां पर जो है डेवलपमेंट पर्याप्त मात्रा से भी बहुत कमतर रह गया है ना, तो वहां डेवलपमेंट किया जाए। क्रिटिकल मिनरल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनकी सतत आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जाए। खनिज अन्वेषण में निवेश और विकासशील देशों में स्थानीय मूल्य वर्धन पर जोर दिया जाए। G20 में ट्राइका शब्द आता है। ट्राइका का मतलब होता है कि पिछले वाले शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की, वर्तमान की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं और भावी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी, है ना, उसको ट्राइका बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने 2025 की, 2026 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका करेगा, और ठीक है, और ब्राजील जो है उसने 2024 में किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, 2024 का, 2025 का, 2026 का अध्यक्षता का, और अमेरिका 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। फिर स्पिरिट ऑफ उम्बुटू जो है अफ्रीकी दर्शन है जिसका मूल विचार है मैं हूं क्योंकि आप हैं, यानी मैं स्वयं के अस्तित्व के लिए आपके अस्तित्व को महत्व दे रहा हूं। एक, अगर आपको ध्यान हो, एक वो बॉर्डर मूवी में एक बड़ा अच्छा सा जैकी श्रॉफ और सनी देओल के मध्य एक वार्ता चल रही होती है कि भाई जो है आर्मी और एयरफोर्स के योगदान पर चर्चा चल रही होती है। फिर बाद में वो एक लाइन बोलते हैं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और ऐसा इस प्रकार लाइन थी, मुझे तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहती ऐसी बातें, ठीक है, ऐसी लाइन है, लेकिन वो चीज थी उसमें। आप में से कईयों को बहुत ध्यान होगा, पूरे पूरे सेंटेंस ध्यान होंगे, है ना, कि हम ही हम हैं तो हम क्या है, ऐसे कुछ थी बात। मतलब उसका मतलब ये था कि भाई मेरा जो अस्तित्व है वो केवल इसलिए नहीं कि मैं चाह रहा हूं, मेरा अस्तित्व इसलिए कि आप भी चाह रहे हैं, यानी मैं स्वयं से पहले आपके अस्तित्व को महत्व दे रहा हूं। अक्सर होता क्या है कि हम केवल अपने लिए सोचते हैं, यहां बात यह है कि मैं आपके होने को खुद के होने से जोड़ रहा हूं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड निस्वार्था या परोपकार की स्थिति या मानवता की स्थिति या सार्वभौमिकवाद की स्थिति। ठीक है, तो ये उम्बुटू जो घोषणा पत्र है ना, अब आप भूलेंगे नहीं, बॉर्डर मूवी का उदाहरण दे दिया ना, आप भूलेंगे नहीं इसको। तो ये साझा मानवता, करुणा, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित है। ठीक है, और उदाहरण है नेल्सन मंडेला ने, जिसे रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में प्रतिशोध की जगह, एक समय बड़ा भयंकर रंगभेद था, हम तो जानते हैं महात्मा गांधी का जो रंगभेद विरोधी आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में, सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था, है ना। तो वहां रंगभेद के कारण काफी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका पूरी दुनिया से कटा रहा। बाद में नेल्सन मंडेला आए और उन्होंने जो है वहां व्यवस्थाओं को संभाला, तो उन्होंने प्रतिशोध नहीं बल्कि मेल मिलाप और एकता को बढ़ावा देकर उम्बुटू को व्यवहार में दिखाया। सततता, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, टिकाऊ विकास, यानी कि सारे संसाधन केवल आज के लिए नहीं है बल्कि भविष्य के लिए भी उनको बचा के रखा जाए। फिर ग्लोबल साउथ के लिए तकनीक, कौशल, अवसरों तक न्याय संगत पहुंच यानी समान विकास, और वैश्विक सुरक्षा और ज्ञान का संरक्षण, आतंकवाद है, नशीले पदार्थ जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई और पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 20 जो है, इसी का और थोड़ा सा आगे ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है ये। देखिए, मैं 15-20 मिनट बोलता हूँ, लेकिन कभी-कभी कुछ क्लास 30 मिनट तक भी हो जाती है ना। यदि महत्वपूर्ण बातें चल रही है तो आपको इस बात से ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए कितनी मिनट की हो रही है। यदि ज्यादा से ज्यादा समय मिल रहा है, मैटर ज्यादा मिल रहा है, कंटेंट ज्यादा मिल रहा है, एग्जाम उपयोगी मिल रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए उसको, है ना, ये याद रखिए। क्योंकि ऐसा कोई रट्टू ज्ञान तो है नहीं कि भाई मैंने बोला कि 5 लाइन बोलिए तो 5 ही लाइन बोलेंगे। व्याख्या करते समय कई सारी लाइन आ जाती है और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु निकल आते हैं, कई सारी स्लाइड्स इसमें आ जाती हैं, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो G20 की स्थापना हुई थी 97-98 में। एशिया में आर्थिक संकट प्रस्तुत हुआ था एशियाई देशों में, और एशियाई टाइगर उनको बोलते थे, बाद में उनको लंगड़ी बतख भी कहा जाने लगा। तो एशियाई देशों में, खासकर ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के कुछ राष्ट्रों की बात होती है जिनमें आसियान कंट्री शामिल होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद वैश्विक आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए 1999 में G20 की स्थापना हुई, कि वैश्विक आर्थिक मंच के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें मिला करते थे। तो बाद में फिर जो है इसका दायरा बढ़ाकर इसे आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक मामले, सुरक्षा संबंधी मामले वहां तक भी प्रस्तुत कर दिया गया। यही बात इसमें लिखी है, ठीक है। वित्तीय संकट के बाद ये वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में 2007 के वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 जो है वो उन्नत किया गया। 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन बाद में इसमें देखिए कैसे कैसे मुद्दे आ गए। व्यापार भी आ गया, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि, सतत विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार का विरोध शामिल हो गया। हर वर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है इसका। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की। 18वां सम्मेलन इसका रहा।
भारत ने ही अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी संस्था का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जो पारित हुआ सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण रूप से। इसलिए अफ्रीकी संघ जो है G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज अफ्रीका में आप देखिए G20 का सम्मेलन भी हो गया, शिखर सम्मेलन। G20 में ये 19 तो देश है, आप देख लीजिए, है ना। इन राष्ट्रों के नाम यहाँ आप देख सकते हैं, ये भारत है। और 2 क्षेत्रीय निकाय इसमें शामिल हैं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। तो टोटल मतलब 21 हो गया, इसका नंबर जो हो गया 21 हो गए। और G20 सदस्य जो हैं वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा, दुनिया की आबादी के लगभग 2/3 का, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे बड़े संगठन में से एक संगठन की का संदर्भ इसको हम दे सकते हैं ना। यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के बाद जो है इसको एक बहुत बड़े संगठन का दर्जा दे सकते हैं। आप देखिए ना, जो जीडीपी है उसका 85% ले रहे हैं ये, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और आबादी का 66% से ज्यादा 70% तक आ रहा है, तो कितना बड़ा संगठन हो गया। ठीक है, हाँ, अब आ गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स महत्वपूर्ण संगठन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में। ठीक है, तो 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ना। 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो करंट इवेंट बिल्कुल याद रखिए आप लोग कि हालिया इस सम्मेलन, किसी भी संगठन का सम्मेलन कहाँ हुआ, इतिहास क्या, भविष्य में उसका सम्मेलन कहाँ होगा। थीम क्या थी इसकी? समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। वैसे ब्रिक्स का संदर्भ ही है कि पश्चिमी जो डॉलर आधारित साम्राज्यवादी प्रभुत्व है उसके अगेंस्ट जो है वो विकासशील राष्ट्रों को, दक्षिण एशिया, वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को संगठित करना, एकीकृत करना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और मुख्य मुद्दे इसमें वैश्विक शासन में सुधार, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद, वही मुद्दे चल रहे हैं ना। वही मुद्दे आप पढ़ लीजिए, ध्यान हो जाएंगे। विकास और एआई, भारत ने बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की वकालत की है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए क्या है ना, जब से डिजिटल आया कोविड के बाद से, तो स्लाइड्स का महत्व बढ़ गया। क्योंकि देखिए हम लोग तो वो टीचर रहे हैं पिछले 18-19 वर्षों से, जब वो बोर्ड पर लिखकर और मार्कर से लिख लिख के पढ़ाते थे और पूरे हाथों में मार्कर के निशान हो जाते थे पूरा, है ना, तो बिना देखे पढ़ाना होता था। तो हम लोग तो इसको बिना देखे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि डिजिटल दुनिया आ गई है, ठीक है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई अपन प्री कोविड से चले आ रहे हैं। 2007-8 से मैं पढ़ाता रहा हूँ इस विषय को, और आज 2026 आ गया तो 18-20 वर्ष हो गए। तो एक लंबा समय हो गया है। तो वो दौर बहुत लंबा था, ठीक है। तो उस दौर में पढ़ाने के लिए तो आपको बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते थे, कभी-कभी क्लास में नोट्स भी लाने पड़ते थे, लेकिन मैक्सिमम याद करके जाना पड़ता था, है ना? तो इसलिए मुझे कभी भी ये चीज़ कठिन नहीं लगती है। मैं आपका उत्साहवर्धन करने का कह रहा हूँ कि जो हम याद कर सकते हैं, हमने अरसे तक, वर्षों तक इस चीज़ को याद किया। आज भी जब मैं व्याख्या करता हूँ तो उसी रूप में इसको बोलता हूँ। अब आज तो बहुत सरल हो गया। सरल ऐसे हो गया कि स्लाइड पड़ी है, स्लाइड में आपको अंडरलाइन करनी है, बताना है। लेकिन देखिए याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर आएगा वहाँ आपकी जो स्मृति है और उसका जो अभिव्यक्तिकरण है, ये दोनों ही वहाँ सबसे ज़्यादा काम करेंगे। मैं थोड़ा-सा आपको उत्साह बढ़ाने की चीज़ कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है, तो ये तो भई लिखा हुआ ही चीज़ है। हाँ, तो ये लिखा हुआ जो है वो हमें तो याद है, तो लेकिन मेरे को नहीं देना है ये पेपर, आपको देना है पेपर, ठीक है? तो ये याद हो सकता है, क्योंकि अगर ये डिजिटल ज़माना नहीं आया होता तो आज भी हम उसी रूप में उन्हीं बोर्ड पर वो जो मार्कर से पढ़ा रहे होते, ठीक है? जिनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, एक बार बोल दिया जो बोल दिया, अगली बार नई व्याख्या, और बहुत सारे नोट्स उसके दिए जाते थे, व्याख्या की जाती थी। नोट्स स्टूडेंट अपने सामने रखते थे, पढ़ते थे, उसको टैली करते चलते थे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती पूछते थे, ठीक है? तो अब तो दौर देखिए चेंज हो गया दुनिया भर का, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बढ़ रहे हैं। पैनल पीडीएफ इसलिए दे देते हैं ताकि आपको अपने नोट्स बनाए तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है? चलिए, तो ये बहुध्रुवीय समावेशी विश्व, सिक्योरिटी काउंसिल है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO में सुधार, ये महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की जाती है, अरसे से हो रही है, आज नहीं है, केवल आज नहीं हुई है ना। कोई कहता है आज होने लगी है, नहीं, फिर वो पढ़ा नहीं उसने जो कहे उसने। 70 के दशक में ही IMF और वर्ल्ड बैंक की कमजोरियां आ गई थी, ठीक है। वॉशिंगटन कंसेंसस का एक संदर्भ आया था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, 70 के दशक में ये समस्याएं पैदा हो गई थी वहां पर। और WTO तो खैर 1995 में वो अस्तित्व में आया। एक दशक बाद जो है WTO की समस्याएं देखी जाने लगी थी, ठीक है। दोहा एग्रीमेंट जब हुआ उसके बाद से वहां एग्रीकल्चर पर सब्सिडी की बात, और ब्लू बॉक्स बॉक्स सब्सिडी, अम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये जब वहां दिखाई देने लगी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, उसके बाद वहां समस्याएं दिखाई देने लगी कि भाई एग्रीकल्चर को भी कॉर्पोरेट घरानों के जिम्मे क्यों छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है ना। तो WTO पे एक क्लास अपन देख लेंगे। फिर पहलगाम आतंकी हमले को मानवता पर हमला बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और बिना दोहरे मापदंड के कड़ी वैश्विक कार्रवाई की मांग, ब्रिक्स देशों ने हमले की निंदा की। पश्चिमी एशिया से यूरोप तक जारी संघर्षों पर चिंता जताते हुए भारत ने संवाद और कूटनीति को समाधान का मार्ग बताया। सदस्य देशों ने घोषणा पत्र को अपनाया जिसमें वैश्विक शासन, शांति, सुरक्षा और बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग पर साझा रुख
तय किया गया। ठीक है, ये ब्रिक्स का ही वही संदर्भ है। इसका ट्रेडिशन इतिहास दे दिया यहाँ पर हमने। ब्रिक्स शब्द को वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिमो नील ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रस्तुत किया था। तो ब्रिक था पहले, बाद में साउथ अफ्रीका हो गया तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, वर्ष 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच सम्मेलन का मतलब होता है कि जो संगठन है ना, उसमें जो मेंबर नहीं है उनको भी वार्ता के लिए, उनको भी भागीदार के रूप में आमंत्रित किया जाता है। उस सत्र को आउटरीच सम्मेलन बोलते हैं। हमारी पहुंच बाहर तक कहां तक है, तो G8 था उस समय, अभी अपन G7 करके आए ना, ध्यान होगा। तो G8 के एक सम्मेलन में इसको बुलाया गया और वहां जो है औपचारिक समूह के रूप में इसने कार्य किया। 2009 में इसमें पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, येकेनतिनबर्ग शिखर सम्मेलन बोलते थे उसको। और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया। प्रारंभिक 5 सदस्य राष्ट्र थे। अभी तो इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ। ये अपने ब्रिक्स की वेबसाइट से ही ले लिया है ना, उसकी वेबसाइट में पढ़ा था इंग्लिश में, मैंने ट्रांसलेट कर दिया उसको। ठीक है, ब्रिक्स की वेबसाइट से है ये, ध्यान रखिए। फिर बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, ये जो राष्ट्र हैं ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में शामिल है। तो यहां तक तो रटना ही पड़ेगा, है ना। ये देख लेना, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछ ले तो पता नहीं यार, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहां तक तो आपको रटना पड़ेगा भैया। ठीक है, क्या करूं मैं आपको कह रहा हूं कि रटना पड़ेगा, जहां रटना है रटना ही पड़ेगा, जहां समझना है वहां समझना ही पड़ेगा, है ना। तो ईजी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिक्स भारत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, हाँ, सितंबर 2026 में भारत में आयोजित होने वाला है। देखिए लोगो हमने बनाया है, तो ये ब्रिक्स का भारत के संदर्भ में एक वेबसाइट पूरी डेवलप हुई है, वहां लोगो था, कितना सुंदर लोगो है, देखिए ये। और इसमें ये नमस्कार की मुद्रा है ये वाली, और ये राष्ट्रों को दर्शा रहा है जो कमल की पंखुड़ियां हैं। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में भारत में आयोजित होगा। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी के निर्माण, ठीक है, ये थीम रखी गई है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम है। पीपल सेंट्रिक ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य है लचीला अर्थव्यवस्था, नवाचार, ये लचीलापन हो गया, ये नवाचार हो गया, ये सहयोग हो गया और ये सततता हो गया, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसके लोगों के बारे में बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं इसके 3 स्तंभ लोगों में, राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक वित्तीय साझेदारी और लोगों के मध्य संपर्क। 3 स्तंभ हैं, एक तो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग हो, दूसरा आर्थिक और वित्तीय साझेदारी, और तीसरा लोगों के मध्य पीपल टू पीपल कनेक्ट हो। ठीक है, समावेशिता, संवाद और साझा विकास, याद रखिए, बड़ा अच्छा है ये ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाटो की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ और पश्चिमी यूरोप को एक सुरक्षात्मक छतरी देने के लिए, साम्यवाद के खतरों से बचाने के लिए अमेरिका ने पहल करी और यूरोप के राष्ट्रों को शामिल किया। 12 देश प्रारंभ में थे, अभी 32 राष्ट्र हो गए हैं और नाटो लगातार चर्चित रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, नाटो और चर्चित हो गया, क्योंकि उन्होंने नाटो की सहायता में कटौती देने की मांग कर ली। फिर ईरान पर जब वो हमला करते हैं, वो नाटो देशों से अपेक्षा करते हैं कि नाटो देश आए, उनकी मदद करें और युद्ध को और भड़काएं, लेकिन नाटो देशों ने बड़ी समझदारी दिखा। उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध को भड़काने विश्वास नहीं करेंगे, हम चाहेंगे युद्ध शांत हो जाए। तो नाटो से चिढ़ गए, उन्होंने कहा कि मैं नाटो को पैसा देना बंद कर दूंगा, सहायता देना बंद कर दूंगा। यूक्रेन की रशिया के विरुद्ध हमने भयंकर सहायता की है, उससे मैंने तुम्हारी मदद करी है। बहुत सारी बातें उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कहना शुरू कर दिया, है ना। तो नाटो बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हम देखें, एक तो 12 देश हैं, इसके संस्थापक सदस्य आप याद रख लीजिएगा, रटने पड़ेंगे, ठीक है, रट लेना इनको। इसमें यूरोप का प्रतिनिधि देख रहा है आपको, आप इसको थोड़ा सा इस तरह देख सकते हैं जैसे बेनेलक्स कंट्रीज हो गई। तो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग, इसको बेनेलक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो उसमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क होते हैं। तो नॉर्वे और डेनमार्क इसमें आ गए, है ना। स्वीडन अब बन गया है मेंबर, ठीक है। तो 12 कंट्रीज में ऐसे याद करना है। लग्जमबर्ग हो गया एक तो, ठीक है, ये सॉरी बेनेलक्स हो गया, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और एक हो गया स्कैंडिनेवियन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो स्वीडन को हटाकर नॉर्वे और डेनमार्क। फिर यूरोप से ले लीजिए फ्रांस और इटली, ठीक है, ब्रिटेन, है ना, ये ले लीजिए इसमें आप लोग, पुर्तगाल ले लीजिए, और फिर अमेरिका और कनाडा। तो ये अमेरिका तो इसका वो है, प्रमोटर है इसका अमेरिका। तो फिर नाटो का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यूएसएसआर द्वारा यूरोप में विस्तार को रोकना। सोवियत संघ रूस के प्रभुत्व वाले कम्युनिस्ट गणराज्यों का समूह था जो 1991 में भंग हो गया। इसका उद्देश्य यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकना और यूरोपीय राजनीतिकरण को प्रोत्साहित करना था। ये मैंने उसका इतिहास लिया है कि इससे पहले, नाटो की स्थापना से पहले, आप देखिएगा जरा, ये 48 में ब्रसेल्स संधि हुई थी, इसको याद रख लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के द्वारा की गई थी, जिसमें सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान था। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है एक सबके लिए, सब एक के लिए, मतलब हम पे यदि कोई राष्ट्र आक्रमण करेगा तो हम मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे, ठीक है। 1948 में फिर एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमें एक नई सामूहिक सुरक्षा की संधि के लिए मार्ग तैयार हुआ और ब्रसेल्स संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की कुछ प्राथमिकता थी। अमेरिकी वार्ता हुई, ये सारा पेज है, उसका हिस्ट्री है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट से ले रहा हूं इसको।
इसके परिणाम स्वरूप 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो पूछ लें अगर कि निम्न में से कौन सी संधि है जिसकी वजह से नाटो अस्तित्व में आया, तो मान लीजिए वो दे दें कोपनहेगन संधि दे दें, ब्रसेल्स दे दें, है ना, मैड्रिड संधि दे दें। मैं यूरोपियन यूनियन कराऊंगा ना, उसमें बहुत सारी संधियां आती हैं, तो उनको हम देखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ब्रसेल्स संधि जो है वो नाटो का आधार है, उसका इतिहास है। नाटो के यूरोप और उत्तरी अमेरिका 32 सदस्य हैं मूल संस्थापक, और 20 सदस्य जो बाद में बने हैं, ठीक है। 1952 में इसमें ग्रीस और तुर्की शामिल हो गए थे, 55 में जर्मनी शामिल हुआ, और उसके बाद ही फिर इसका प्रतिकार करने के लिए सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण कर लिया था, है ना। तो एक दिन वार्सा पैक्ट, सीटो और सेंटो इनको एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे। सोवियत संघ ने क्षेत्रीय गठबंधन बनाया जिसे वार्सा संधि कहा गया। इसमें पूर्वी यूरोप शामिल था। बाद में सोवियत संघ का जब पतन हुआ 1991 में, तो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र भी जो थे, पोलैंड, लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, अल्बानिया, ये सारे राष्ट्र भी इसमें शामिल होते चले गए। और फिनलैंड जो है अभी अप्रैल 2023 में शामिल हुआ। स्वीडन मार्च 2024 में सदस्य बना। दोनों तटस्थ थे और बाद में नाटो में शामिल होने का आवेदन किया। अभी यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन पिछले 4 साल से तो वो युद्ध कर रहा है रशिया से, तो या रशिया उससे युद्ध कर रहा है कह सकते हैं। और बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया इसके सदस्य नहीं है, लेकिन सदस्य बनने का उन्होंने अनुरोध किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 32 राष्ट्र इसके मूल सदस्य इस समय हो गए हैं। फिर 2025 में इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हेग में आयोजित हुआ है। नाटो की स्थापना का पहली बार नीदरलैंड में सम्मेलन हुआ। इसमें सदस्यों ने घोषणा पत्र, जिसमें अनुच्छेद 5 के प्रति, यह अनुच्छेद 5 बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय। इसका मतलब है सामूहिक सुरक्षा के प्रावधान से जो नाटो की आत्मा है ना, तो आर्टिकल 5 विशेष रूप से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक या अधिक सदस्य देशों पर यदि सशस्त्र हमला हुआ तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसका प्रतिकार किया जाएगा, ठीक है। ये गारंटी गठबंधन क्षेत्र से बाहर के विदेशी देशों या क्षेत्रों में स्थित ठिकानों को कवर नहीं करती। ये भी एक लाइन विशेष ध्यान रखना। इसलिए अभी जो ईरान वाले जो संदर्भ था उसमें नाटो राष्ट्रों ने अमेरिका की मदद नहीं की। उन्होंने कहा भाई हमारे से कोई लेन देन नहीं है, सीधे सीधे। अनुच्छेद 5 का प्रयोग केवल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों के बाद किया गया अब तक। एक आर्टिकल 4 है, उसको भी आप ध्यान रख लीजिए। नाटो के महासचिव ने घोषणा की कि 2026 का नाटो शिखर सम्मेलन 7 और 8 जुलाई को अंकारा, तुर्की में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लेटेस्ट पक्ष हो गया। अब आज की इस क्लास के लास्ट संगठन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, जो है एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन। बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है ये भी, और इसमें मध्य एशिया की मुख्य रूप से इसमें भागीदारी रही है। चीन और रूस की विशेष भागीदारी रही है। भारत, पाकिस्तान, ईरान ये इसमें शामिल हो चुके हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से ये संगठन है। मध्य एशिया जो है वो सोवियत संघ के गणराज्य थे पहले, तो बाद में अलग हुए। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज मध्य एशिया में आती हैं। अफगानिस्तान चूंकि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया से कनेक्ट करता है, इसलिए केवल मध्य एशिया का पार्ट अफगानिस्तान को नहीं बोलते हैं। तो स्थान होता है, जगह बोला गया है ना उसको, तो स्थान होता है एक मतलब एक तुर्किश हम कह सकते हैं उसका संदर्भ। तो एससीओ का विधिक ढांचा उन समझौतों को शामिल करता है जो सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण, सीमा क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के पारस्परिक कमी से संबंधित है। इसका इतिहास मैंने लिया है यहाँ 96 में शंघाई 5 के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। ये 3 कंट्रीज थी मध्य एशिया की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और चाइना और रशिया। फिर इन्होंने 2000 में दुशांबे घोषणा करी, जिसमें उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है ना, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन पूछ ले मान लीजिए। एससीओ का औपचारिक इतिहास 15 जून 2001 से शुरू होता है, जब 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर मध्य एशिया के 4 राष्ट्र, रशिया और चाइना, ये मिल गए और इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। चीन के शंघाई शहर में बैठक हुई और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 3 मकसद इसके महत्वपूर्ण है: चरमपंथ, अलगाववाद और अतिवाद से लड़ना, ठीक है। बाकी आर्थिक सुरक्षा है, बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना है, ऊर्जा सुरक्षा, ये सारे तो इसमें शामिल हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान को संगठन की पूर्ण सदस्यता मिल गई। 2023 में ईरान सदस्य बन गया। 2024 में बेलारूस भी एससीओ का सदस्य। ये भी एससीओ की वेबसाइट से हमने ले ली है जानकारी, ठीक है, ताकि वो ऑथेंटिसिटी बन रहेगी। आज शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं 10 सदस्य राष्ट्र। तो 10 सदस्य में ये शामिल हो गए। मध्य एशिया के राष्ट्र याद रखना, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और रशिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक है। और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वर स्टेट, अफगानिस्तान और मंगोलिया, ठीक है। फिर इसमें 2002 में इसके चार्टर पर सिग्नेचर किए गए थे। तथ्य है 2003 से लागू हुआ। 1 फरवरी 2013 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पंजीकृत किया गया। एससीओ के उद्देश्य याद रखने हैं आपको: आपसी विश्वास को, पड़ोसी संबंधों को, मित्रता को मजबूत करना, शांति, सुरक्षा, स्थिरता, बहुपक्षीय सहयोग और नई चुनौतियों का सामना करना, लाभकारी सहयोग को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देना। ये इसके सिद्धांत हैं, जिन्हें शंघाई स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता है, क्षेत्रीय अखंडता है। आजकल पूछने लग गए हैं, थोड़ा पेपर कठिन आने लग गया है, इसलिए मैंने नोट्स में दे दिया है इनको, तो थोड़ा रट लेना इनको, आप पढ़ लेना अच्छे से।
आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल का प्रयोग करने से परहेज करना। ठीक है, एससीओ के पास नाटो, सीटो, सेंटो ऐसा रक्षा गठबंधन नहीं है, वार्सा पैक्ट जैसा ऐसा नहीं है। हालांकि कई लोग पश्चिम एशिया का नाटो भी इसको पहले बोलने लगे थे एससीओ को। फिर इसके दो स्थायी निकाय हैं, एक तो बीजिंग में इसका सचिवालय है और ताशकंद में इसका कार्यकारी समिति वाला क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी ढांचा, रेड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट और स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, और इसने ये काम करना शुरू किया है इस अवधि से। 2025 में इसका शिखर सम्मेलन चीन में हुआ, 25वीं वर्षगांठ थी इसकी, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ये। 50वीं वर्षगांठ अभी हमने देखी, किसका ध्यान रखिए, किस संगठन के संदर्भ में आया था वो, G20 के संदर्भ में था या G7 के संदर्भ में था, याद कीजिए, मैंने बताया था। और 25 वर्षगांठ जो है वो एससीओ के लिए। थीम इसकी शंघाई भावना को आगे बढ़ाना, एससीओ की कार्रवाई, एडवांसिंग दी शंघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन। सम्मेलन के अंत में तियानजिन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, और 2026 में अगला एससीओ शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में आयोजित होगा। तो साहब इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने G7, G20, नाटो, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन ने 5 अत्यधिक महत्वपूर्ण संगठनों का ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके उद्देश्य, इनकी मेंबरशिप और इनका करंट जो संदर्भ है 2025 और 2026 तक का, वो सारा हमने कवर करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास बहुत ज्यादा उपयोगी आपको लगेगी और इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। मिलता हूं नई क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।